नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आपकी आने वाले सीटेट और अन्य टेट एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और ये क्वेश्चन जो है काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आप इन प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि आपकी कक्षा में कोई विकलांग विद्यार्थी दाखिला लेता है तो आप उसे क्या करेंगे? उसे पढ़ाने से मना कर देंगे या फिर उसे उचित सुविधा प्रदान करते हुए पढ़ाने का प्रयास करेंगे? थर्ड है, उसके माता पिता को कहीं और दाखिला करवाने का सुझाव देंगे। और फोर्थ है, विद्यार्थी की तुलना में उससे अधिक प्यार करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी को हम जो भी हमारे लिए उचित सुविधा हमें लगेगी वो सुविधाएं प्रदान करते हुए बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हम बाकी अन्य बच्चों की तरह उसे भी जरूर पढ़ाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित नहीं है? तो हमें यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो भाषागत दोष से संबंधित नहीं है। व्याकरण संबंधी त्रुटियां या फिर वाक्यों का संयोजन ठीक से न करना, पीछे बैठने के कारण श्याम पट पर लिखे वाक्यों को ठीक से न पढ़ पाना। फोर्थ है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है क्वेश्चन को, जो भाषागत दोष से संबंधित नहीं हो उस विकल्प का चयन करना है। तो व्याकरण संबंधी त्रुटियां भाषागत के अंतर्गत आएगी, वाक्यों का संयोजन भी भाषागत दोष के अंदर आएगा और वर्तनी से संबंधित अशुद्धियां भी। तो यहाँ पर जो थर्ड विकल्प है जहां पर लिखा है पीछे बैठने के कारण श्याम पट पर लिखे वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना, ये भाषागत दोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिक्षक दिवस पर भाषण दिया गया और उनके इस भाषण को सभी विद्यालयों में टेलीविजन तथा कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया। और शिक्षकों के द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार आता है या कौन से प्रकार में ये शामिल है? तो देखिए यहाँ पर जो भाषण दिया गया है उस भाषण को टेलीविजन और कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया, तो निश्चित रूप से शिक्षकों के द्वारा इस प्रक्रिया का प्रयोग करना यहाँ पर आएगा दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत, चाहे कंप्यूटर हो, क्योंकि भाषण जो है वो तो बिल्कुल लाइव चला होगा, तो निश्चित रूप से उसमें श्रव्य और दृश्य दोनों ही प्रकार की सामग्रियां देखने को मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनामिका सदैव कुत्ता को कुकुर बोलती है और यदि आप अनामिका का शिक्षक होते तो इस स्थिति में आप क्या करते? अनामिका को कुत्ता बोलने के लिए कहेंगे या फिर उसे गलत बोलने पर डांटेंगे या आप इस ओर विशेष ध्यान नहीं देंगे? ये कक्षा में सभी बच्चों को बताएंगे कि कुत्ता को कुकुर भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हम सभी बच्चों को यहाँ बताएंगे कि कक्षा में बताएंगे कि कुत्ता को कुकुर भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर एक और नया शब्द मिलेगा जो कुत्ता का यहाँ पर पर्यायवाची हम कह सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ जो होगा हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपके द्वारा पढ़ाए जा रहे विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे एक शिक्षक की दृष्टि से? तो यहाँ पर सभी छात्रों को सजा दे देंगे या फिर पढ़ाना छोड़ देंगे या फिर थर्ड है अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे या फिर प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने की प्रार्थना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि हमारे पढ़ाए गए विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो तरीका है वो उसमें कुछ कमियां हैं, तो हम अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे और छात्र के अंदर रुचि पैदा हो इस प्रकार के तरीके को अपनाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन जो थर्ड होगा यहाँ पर हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, मूल्यांकन से हमें छात्रों के रक्तस्थान के बारे में जानकारी मिलती है, केवल गुणों के बारे में, केवल दोषों के बारे में, या फिर गुण दोष दोनों का पता चलता है, या फिर फोर्थ है बुद्धिहीन छात्रों की जानकारी मिलती है? तो देखिए मूल्यांकन जो होता है वहां उसके माध्यम से हमें विद्यार्थियों के गुण और दोष दोनों का ही पता चलता है कि विद्यार्थी के अंदर क्या गुण है और क्या दोष है, दोनों ही हम पता कर पाते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी शिक्षण सामग्री यहाँ पर सबसे प्राचीन है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सी सामग्री शिक्षण की प्राचीन सामग्री मानी जाती है? रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगुआ फोन या फिर पाठ्य पुस्तक?
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक जो है ये प्राचीन सामग्री मानी जाएगी। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन 4 था। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सस्ती होती है, कोई भी पढ़ सकता है, या स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों की सबसे अच्छी और विशेषता जो होती है, बड़ी विशेषता, उसे हम कह सकते हैं कि ये स्वाध्याय की ओर हमें प्रेरित करती है। निश्चित रूप से जब हमारे पास पाठ्य पुस्तक होगी तो हम उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, और ऐसे करते करते जब हम प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हम स्वाध्याय की ओर प्रेरित हो ही जाते हैं, और एक आदत भी हमारे अंदर ऐसी उत्पन्न हो जाती है। चलिए, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। निम्न में से अति आवश्यक सहायक सामग्री होगी। कक्षा के अंदर जो सबसे ज्यादा अति आवश्यक होगी, श्यामपट्ट, रोल बोर्ड या फ्लैश कार्ड, टीवी। तो निश्चित रूप से श्यामपट्ट जो होगा ये सबसे ज्यादा यहाँ पर अति आवश्यक रहेगा, बाकी अन्य की तुलना में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? केवल अच्छे रचनाकारों की रचना उसके अंदर होना चाहिए, या फिर ज्ञानवर्धक होना चाहिए, सिर्फ कविताएं होना चाहिए, या फिर सिर्फ कहानियां होनी चाहिए? तो देखिए, एक बाल साहित्य जो हो उसमें अच्छी रचनाएं हो, कविताएं हो, सब कुछ हो, पर जो भी कुछ हो वो कैसा होना चाहिए? वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हो। ऑप्शन जो सेकंड होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक, लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ किस परीक्षा के रूप होते हैं? देखिए, निबंधात्मक, लघु उत्तर और वस्तुनिष्ठ जो होते हैं ये लिखित परीक्षा के रूप होते हैं, क्योंकि लिखित परीक्षा के अंतर्गत हमें ये चीजें देखने को मिलती है। ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाता है यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा को जांचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है? पुस्तक पढ़वाना, पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूछना, या फिर छात्रों से बातचीत करना, या फोर्थ है यहाँ पर छात्रों से गीत गाने को कहा जा सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पर बच्चों की मौखिक भाषा को जांचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनमें से जो तरीका सबसे महत्वपूर्ण होगा वो छात्रों से बातचीत करना, क्योंकि जब हम छात्र से बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से छात्र जो है उनकी मौखिक भाषा किस प्रकार की होगी वो हम आसानी से जांच पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि प्रश्न उत्तर तो जो होंगे वो मानक भाषा में, अपनी भाषा में, मानक हिंदी या पाठ्य पुस्तक की भाषा में देंगे ही, पर हम छात्रों से जब बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मौखिक भाषा की जांच बहुत अच्छे से इसमें कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, साक्षात्कार विधि में रक्तस्थान की जांच की जाती है। तो साक्षात्कार विधि में किसकी जांच की जाती है? तो लेखन संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, व्यक्तिगत दोष, या फिर फोर्थ है वाचन दोष। तो देखिए, साक्षात्कार विधि जो होता है इसके अंदर जांच की जाती है व्यक्तिगत दोष की। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा, जिसे हम साक्षात्कार विधि मतलब कि जैसे इंटरव्यू होता है तो उसके अंदर भी हम व्यक्तिगत दोष जो होते हैं व्यक्ति के वो पता कर पाते हैं इससे। तो ऑप्शन जो थर्ड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षण अधिगम सामग्री विषयों को रिक्तस्थान बनाती है, कठिन, जटिल, सरल, अर्थहीन। तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री जो होती है वो विषयों को बनाती है, कैसा बनाएगी? सरल बनाएगी। ऑप्शन जो थर्ड होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम सामग्री से हमारे विषय जो होते हैं हमें सरल लगेंगे और आसानी से समझ भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है, चार्ट का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार होता है? दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, या श्रव्य सामग्री, या फिर लिखित सामग्री। तो निश्चित रूप से चार्ट है तो ये एक दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी गणित विषय से संबंधित है? तो गणित विषय से संबंधित कौन सी बीमारी है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिप्रेशन। तो देखिए, यहाँ पर डिसकैलकुलिया जो होता है ये गणितीय अक्षमता को दर्शाता है, जहां पर विद्यार्थी गणना करने संबंधित परेशानियों का सामना इस में करता है। तो डिसकैलकुलिया हम इसे कहते हैं। ऑप्शन थर्ड होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आता है, एक समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करने से रिक्त स्थान सकता है। तो देखिए, एक समय में बात की जा रही है, एक समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्रियों का जो प्रयोग होगा तो इससे छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या छात्र विषय को अच्छे से समझ में आएगा, या फिर छात्र विषय को ढंग से नहीं समझ पाएंगे, या शिक्षण प्रभावी होगा। तो निश्चित रूप से एक समय में जब एक से अधिक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो इसमें छात्र विषय वस्तु को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएगा, क्योंकि एक साथ एक से ज्यादा शिक्षण सामग्रियां होंगी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका ध्यान इसमें भटकेगा।
आगे जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीरज ई को र बोलता है और उसकी सशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? तो देखिए, नीरज इन दोनों वर्णों की उच्चारण की रिकॉर्डिंग उसको देना चाहिए, या फिर शिक्षक को दोनों वर्णों का उच्चारण स्वयं करने के बाद छात्र से अभ्यास करवाना चाहिए, या फिर उसे वर्णों को बार बार बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। और फोर्थ है, उसे बार बार इन दोनों शब्दों के उच्चारण करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम कहेंगे शिक्षक को दोनों वर्णों के उच्चारण शिक्षक स्वयं करेंगे और बाद में छात्रों से अभ्यास करवाना चाहिए। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा यहाँ पर हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आपकी कक्षा का कोई छात्र अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, सजा देंगे, या फिर कारण जानने का प्रयास करेंगे, प्रधानाध्यापक से शिकायत करते उसका दाखिला रद्द करवा देंगे। ये रह लिखा है तो ये रद्द करवा देंगे। तो देखिए, हम रद्द नहीं करवाएंगे, हम यहाँ पर विद्यार्थी क्यों नहीं पढ़ पा रहा उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। थर्ड विकल्प जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है? पारिवारिक वातावरण के कारण, सामाजिक वातावरण के कारण, या फिर विद्यालय वातावरण के कारण, या फोर्थ है खेल परिसर का वातावरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है वो कारक यहाँ पर होगा खेल परिसर का वातावरण। ऑप्शन जो फोर्थ होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो सकता है, क्योंकि देखिए बालकों को मानसिक तौर पर बीमार होना, तो कभी कभी पारिवारिक वातावरण ऐसा बन जाता है कि विद्यार्थी जो होते हैं मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। सामाजिक के कारण भी हो सकता है, विद्यालय वातावरण के कारण भी, पर खेल परिसर में नहीं होता क्योंकि बच्चे हमेशा वहां हंसते खेलते ही रहते हैं। और ये तो बच्चों के मानसिक जो रोग होते हैं उनको दूर करने का कार्य करता है खेल परिसर का वातावरण। अगला क्वेश्चन आता है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? छात्र को शिक्षित करना, छात्र के दोषों को पहचानना, या फिर छात्र के दोषों को दूर करना, या छात्रों के बीच भेद करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि छात्रों के दोषों को दूर करना ये उद्देश्य होता है उपचारात्मक शिक्षण का। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन आता है, मौखिक भाषा को जांचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण होगा? तो यहाँ पर मौखिक भाषा को जांचने के लिए छात्रों से बातचीत करने का जो तरीका होगा वही सबसे ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, हरलीन कौर चौथी कक्षा की छात्रा है और उसकी मातृभाषा पंजाबी है, इस कारण बस वह हिंदी भाषा का प्रयोग में गलतियां करती है और इस अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? उसे प्रतिदिन हिंदी की पुस्तक पढ़नी चाहिए, या फिर उसे हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग करना चाहिए, उसे हिंदी भाषा के शब्दों की रिकॉर्डिंग करके सुनना चाहिए, या उसे हिंदी भाषा की फिल्में देखना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे बिल्कुल हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रयोग करेगी उतनी ज्यादा वो अशुद्धियों को दूर कर पाएगी और हिंदी को अच्छे से सीख पाएगी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर हमारा उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांश लेखन का कार्य दिया, इस प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल, या फिर पठन कौशल? तो निश्चित रूप से यहाँ पर विद्यार्थियों को सारांश लेखन का कार्य दिया गया है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन यहाँ पर किया जा सकता है। ऑप्शन थर्ड इसमें सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ट का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री की। तो ये चार्ट का हमारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन हम और बढ़ा देंगे इसमें। तो ये दृश्य सामग्री से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिछले शनिवार को उत्कर्ष के विद्यालय में स्टैनली का डिब्बा फिल्म दिखाई गई और फिल्म में शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार हम कह सकते हैं? दृश्य श्रव्य। तो निश्चित रूप से फिल्म थी, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत ही आएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोहेल अपनी कक्षा में कविता पढ़ना चाहता है और उसके लिए सर्वोत्तम सामग्री होगी टैप रिकॉर्डर, चार्ट, फ्लैश कार्ड या रेडियो? तो यहाँ पर हम कहेंगे टैप रिकॉर्डर जो होगा वो सबसे ज्यादा अच्छी यहाँ पर सामग्री होगी, क्योंकि देखिए वो कविता जब पढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे रिकॉर्ड कर सकता है, उसे सुन सकता है कहाँ पर वो गलत बोल रहा है, कौन सा गलत उच्चारण कर रहा है, कैसे उसके लय ताल है, सब कुछ वो उसमें अपने आप समझ सकता है। तो टैप रिकॉर्डर यहाँ पर एक सर्वोत्तम सामग्री हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक ही समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, ये तो निश्चित रूप से यहाँ पर छात्र विषय को ढंग से नहीं समझ पाएंगे,
ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हम 2 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा इसमें दे देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी की अध्यापिका ने अभिनव को गांधी जी पर चित्र तथा 10 वाक्य का कार्य दिया है और इस गृह कार्य से अभिनव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से देखिए, गांधी जी पर चित्र तथा 10 वाक्य का कार्य दिया है, तो इस गृह कार्य से अभिनव पर क्या प्रभाव पड़ सकेगा। कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे गृह कार्य से विषय के प्रति अभिनव की रुचि बढ़ेगी, अभिनव ऐसे गृह कार्य से उब जाएगा या बालक में विषय को लेकर भ्रम पैदा होगा। तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे जब गृह कार्य विद्यार्थी को मिलेंगे जहां पर चित्र और 10 वाक्य का कार्य इसमें दिया गया है, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी की रुचि यहाँ पर बढ़ेगी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। स्थल से संबंधित पुस्तकें पढ़ाकर स्थल से संबंधित चित्र या फिल्म दिखाकर, या उस छात्रों को उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करके, या फिर उस स्थान से जुड़ी कहानी सुनाकर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि छात्रों को उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करके हम उस ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने का यहाँ पर तरीका ये ढूंढ सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पर छात्र हम उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करेंगे और उन्हें वहां पर उस ऐतिहासिक स्थल को जब दिखाएंगे तो छात्र को वहां पर सबसे अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि वहां पर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा उस ऐतिहासिक स्थल का। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। अब 2 क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए थे, तो इसके लिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सामग्री का प्रयोग विद्यालय में शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, लैंग्वेज फोन, पाठ्यपुस्तक। तो देखिए यहाँ पर पाठ्यपुस्तक जैसी शिक्षण सामग्री जिसका प्रयोग विद्यालयों में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर शोभना ब को व लिखती है, इसकी इस समस्या का कारण क्या है। डिसग्राफिया, डिसलैक्सिया, डिसकैलकुलिया या स्वालेंता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिसग्राफिया यहाँ पर इसकी समस्या का कारण है, क्योंकि डिसग्राफिया जो होता है एक लेखन संबंधी दोष होता है, जहां पर विद्यार्थी कुछ ऐसे मिले जुले वर्णों को थोड़ा सा गलत लिखता है। तो ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और अगला वीडियो हम जल्द से जल्द आपके लिए बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास करते हैं। तो अपनी बात को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।